हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क 2002 की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट 11 को अटेम्प्ट करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पेज पर फॉलो करके आप अपने वैदिक मैथ्स की जो बेहतरीन ट्रिक्स हैं उनको जान सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क 2002 की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट 11 में हम 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया। इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसकी अप्रोक्सीमेशन जो लेंथ है वो कितनी है। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसकी जो अप्रोक्सीमेशन जो लेंथ है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2400 किलोमीटर। इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन की जो है वो अप्रोक्सीमेशन लेंथ है। तो इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन है उसकी जो अप्रोक्सीमेशन जो लेंथ है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक। जो सैंडस्टोन है हमारे पास वो किस तरह के रॉक्स हैं, किस तरह के पत्थर हैं। जो सैंडस्टोन है वो किस तरह के पत्थर हैं, वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। सैंडस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है वो इनमें से किस प्रोसेस है, विच विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे रिलेटेड है। तो हाइड्रोजिनेशन जो प्रोसेस है वो इनमें से एडिबल फैट्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजिनेशन जो प्रोसेस होती है वो इनके ऑप्शन नंबर डी एडिबल फैट से जो होती है वो रिलेटेड होती है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो बाउंड टू द डबल बॉन्ड ऑफ कंपाउंड। तो हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं वो डबल बॉन्ड ऑफ कंपाउंड में क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो इसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये किससे रिलेटेड होती है, ये एडिबल फैट से जो होती है वो रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जो फंडामेंटल यूनिट क्या है किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर ए, मोल। मोल इज द फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर ए, मोल होती है। ठीक है। और ये एक एसआई यूनिट है, ध्यान रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि मोल क्या है, एक एसआई यूनिट है किसकी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सब्सटेंस जो होती है एसआई क्या है, एक एसआई यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज। तो सेल्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की उस ब्रांच का क्या नाम है जो स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज, जो सेल्स की स्टडी से रिलेटेड होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो स्टडी ऑफ सेल से रिलेटेड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं हम, वो साइटोलॉजी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम एक और होता है, उसे बोलते हैं सेल बायोलॉजी। उसे क्या बोला जाता है, सेल बायोलॉजी भी उसे बोला जाता है। सेल बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज द साइटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा मैथ से रिलेटेड है। अभी हमने जीके के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अ स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक स्फेयर है जिसका रेडियस है कितना, 6 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड, उसे पिघलाया गया, एंड रिकास्ट इनटू अ स्फेयर, दोबारा से स्फेयर बनाया गया लेकिन रेडियस कितना, 1 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी स्फेयर कैन बी मेड, कितने स्फेयर ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो कह रहा है कि एक बड़ा स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, और इसको पिघला के एक छोटे छोटे स्फेयर बनाए गए जिसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने स्फेयर हम यहाँ पर बना सकते हैं, ऐसे कितने स्फेयर आप यहाँ पर बना सकते हो। तो बड़ा स्फेयर है और एक छोटा स्फेयर है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे पिघला के आप ऐसे कितने स्फेयर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो इसको मेल्ट करना है और इतने ही स्फेयर हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने कितने स्फेयर बना सकते हैं, एन नंबर ऑफ स्फेयर हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब हो गया, और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्फेयर्स हम बना सकते हैं, एन नंबर ऑफ स्फेयर्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हम कटिंग कर सकते हैं। तो 4/3 से हमारे पास यहाँ पर 4/3 कांस्टेंट टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और इसकी जो रेडियस है वो है 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर रेडियस कितनी है 1, तो 1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय कितना n। तो कितने स्फेयर हम यहाँ पर बना सकते हैं, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 आ जाएगी।
तो हम बड़े वाले स्फीयर जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है उसे पिघला कर हम 1 सेंटीमीटर के 216 जो स्फीयर हैं वो बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, कुछ मनी जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट की गई है 15% सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए। यील्ड द सेम इंटरेस्ट, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट सेम मिलेगा एज अनदर सम इन्वेस्टेड एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 5 ईयर। व्हाट इज द रेशो ऑफ द टू सम्स की आपको रेशो बतानी है। वो ये कहना चाह रहा है कि आपने कुछ प्रिंसिपल दो हिस्सों में दी हैं। जो पहला हिस्सा है वो है 15% के हिसाब से 3 साल के लिए आपने दिया है, और जो दूसरा पार्ट है वो 12% के हिसाब से 5 ईयर्स के लिए आपने उसे दिया है। तो जो ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में जो पैसा दिया गया है इस पे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट जो है वो सेम मिलता है। दोनों पे इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सेम है। दोनों पार्ट्स पे सिंपल इंटरेस्ट सेम मिलता है। आपको बताना है कि दोनों पार्ट्स की रेशो क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, आपको P1 यानी कि जो पहला पार्ट है रेशो P2 लिखना है, और इसका जो अगर आपके पास इंटरेस्ट सेम है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर इंटरेस्ट सेम होता है तो फॉर्मूला होता है 1/R1T1 रेशो 1/R2T2। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जब सेम होता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/R1 पहला पार्ट कितने परसेंट पे है, 15% पे, कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए। 1 में दूसरा पार्ट कितने टाइम के कितने परसेंट पे है, 12% पे, कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो ये हो जाएगा 1/45 रेशो 1 में कितना, 60 हो जाएगा। इसी कटिंग करेंगे, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो यहाँ से हमारे पास रेशो आ जाएगी 4:3। तो यानी कि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की जो रेशो है वो कितनी आ जाएगी, 4:3 आ जाएगी। ये आ जाएगी P1 और P2 की रेशो। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है तो प्रिंसिपल की रेशो निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/R1T1 रेशो 1/R2T2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। 4:3 दो प्रिंसिपल की रेशो हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन एन इंटीजर n, एक कोई इंटीजर n है, उसे जब वो डिवाइड किया जाता है 8 से तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बचता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचेगा व्हेन 6n इज 6n-1, व्हेन 6n-1 इज डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड किया जाए तो लेट हमने कर लिया कि लेट द इंटीजर, या नंबर जो हमने मान लिया कि लेट द इंटीजर हमने मान लिया वो कितना है, n की जो वैल्यू है वो हमने कितना मान लिया कि 11 है, क्योंकि अगर हम 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। कह रहा है कि अगर हम 6n-1 यानी कि इसको हम अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 11 है, 6n-1 यानी कि 6 इंटू में 11-1 कितना, 66-1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 65 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 65 को 8 से डिवाइड करके हम देख लेते हैं। तो 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि अगर हम 6n-1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें बोला गया था कि n कोई नंबर है जिसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो आप 3 हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बचता है। तो 6n-1 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप अपनी तरफ से n को ऐसा कोई भी नंबर मान सकते हैं जिससे रिमाइंडर कितना बचे, 3। फिर हमने 6n में पुट किया, वहाँ से हमने 65 हमारे पास नंबर आया, 65 को 8 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर हमारे पास 1 यहाँ पर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 35 के इक्वल है, और a और b की जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल है। आपको बताना है कि a प्लस बी कितना होगा। तो कई इस तरह के क्वेश्चंस को आप वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हैं। अगर हम देखो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए तो हम इसके फैक्टर कुछ बना लेते हैं कि अगर मैं a को 1 रखता हूँ और b को 6 रखते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा। a को 2 रखेंगे, b को 3 रखते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। तो यही दो केस बनते हैं, एक पहला केस ये है, दूसरा केस ये है। लेकिन अगर मैं a की जगह यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 का क्यूब प्लस b की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 का क्यूब, तो क्या ये 35 के इक्वल आता है, हम देख लेते हैं। तो a2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो अगर मैं इसको अपना ऐड करता हूँ, ठीक है ना, अगर a2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, b का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होना चाहिए, 35 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 35 रखा तो ये 35 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 35 के इक्वल आ गया। 35 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 35 के इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। अब मैं पहला वाला जो केस है हमारे पास वो देख लेते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए,
35 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं ए की जगह 1 रखता हूँ तो 1 क्यूब, और बी की जगह अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 क्यूब इज इक्वल टू कितना, 35 के इक्वल आता है क्या? तो हम देख लेते हैं। तो 1 प्लस में 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, इज इक्वल टू 35। तो ये आ जाएगा 217 इज नॉट इक्वल टू 35। तो ये 35 के इक्वल नहीं आता। तो मतलब मेरा जो पहले वाला केस है वो गलत है। आपका केस कौन सा सही है? सेकंड वाला केस आपका सही है, यानी कि ए की वैल्यू 2 है एंड बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब आप क्या करोगे, इसे आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम a प्लस बी की यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे। a की वैल्यू 2 है प्लस b की वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुटिंग से मेथड से आप कर सकते हो। हमने 2 केस बनाए, दोनों केसों को रख के देखा, उसमें से एक केस हमारे पास फॉलो कर जाएगा और दूसरा केस फॉलो नहीं करेगा। तो जो केस फॉलो करेगा उसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, दोनों को ऐड करा तो कितना बना हमारे पास, सम 5 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी ऑफ 40 आर्टिकल्स, 40 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है किसके, इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स के इक्वल है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी, 35, 30 डिवाइड बाय 40। ये हमारे पास रेशियो आ जाएगी। कटिंग करेंगे इसकी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 3/4 बचेगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 3 है, सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका 4 है, कॉस्ट प्राइस आपका 4 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 3 है। यानी कि 4 की चीज़ आप कितने में बेच रहे हो, 3 में बेच रहे हो, तो आपको 1 का लॉस हो रहा है। आपको क्या बताना है, लॉस परसेंट बनाना है। तो लॉस परसेंट कितना, 1 का लॉस है। कितने पे है लॉस, हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता है, तो 1/4 इंटू में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25%। तो 25% का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 25% का क्या है, लॉस है। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉस कितने का है, 25% का आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये था हमारे पास मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रीजनिंग से रिलेटेड। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब रीजनिंग का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 में अगर हम +1 करते हैं, 18 में अगर हम +1 करते हैं तो कितना आता है, 19, और ये है 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। इसी तरीके से अगर हम इसमें +1 करते हैं तो कितना आता है, 35, और 35 का जो स्क्वायर होता है कितना, 35 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1225 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225, यानी कि 30, हमें 18 से नेक्स्ट नंबर पे जाना है, उसका स्क्वायर करना है। 34 से नेक्स्ट नंबर पे गए, 35 का स्क्वायर करा, 1225 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग से है। देख सकते हैं कि अगर इसका कह रहा है कि इसको अगर हम फोल्ड करेंगे पेपर को तो किस तरह की फिगर यहाँ पर दिखाई देगी। तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो किस तरह की फिगर दिखाई देगी, जो ये वाली लाइन है ये इसके ऊपर आ जाएगी और ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जब आप इस पेपर को फोल्ड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 2 की तरह ये दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास अ क्यूब कलर्ड पिंक ऑन ऑल फेसेस इज कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। कह रहा है कि एक क्यूब कलर्ड पिंक है, एक क्यूब है कलर्ड पिंक ऑन ऑल फेसेस, उसके सभी फेसेस पे पिंक कलर किया गया। इस कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब में उसको इक्वल साइज में कट किया गया है। हाउ मेनी क्यूब, ऐसे कितने क्यूब होंगे, देर आर पेंटेड ऑन वन साइड फेस ओनली, जिसमें सिर्फ एक ही तरफ क्या होगा, पेंट होगा। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसमें सिर्फ एक ही साइड पर पिंक पेंट होगा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही साइड पर जो है वो पिंक पेंट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है 6। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 इसका सही हो जाएगा। वन कलर जो फेस होंगे वो 6 फेसेस होंगे, ठीक है ना, सिर्फ क्योंकि 27 में काटा गया हमने, इक्वल जो क्यूब है वो 27 फेसेस में हमने काटे हैं ऐसे। तो कोने वाले जो होंगे और मिडल वाले जो होंगे, तो वो जो होंगे वो, क्योंकि एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो एक क्यूब में होते हैं 6 फेसेस, ठीक है ना, ये इस तरह से फेस होते हैं 6, एक एक सामने, उसके पीछे वाला, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, ठीक है ना। तो ये कॉर्नर वाले जो होते हैं यहाँ तो 3-3 पेंट होंगे, जो कॉर्नर वाले होंगे यहाँ तो 3-3 फेस पेंट होंगे। बीच वाले जो होंगे यहाँ पर, इधर जो बीच वाले होंगे, ऐसे बीच वाले में जो होते हैं वहाँ पर 2-2 फेसेस पे पेंट होगा, तो मिडल वाले में रह जाएंगे। और मिडल वाले में कितने फेस होते हैं, 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 फेसेस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 6 क्यूब ऐसे होंगे जिससे सिर्फ एक ही साइड पर पेंट होगा पिंक, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का क्या है।
कह रहा है कि ये आपको भरना है, यहाँ पर आपका ये उसमें है, सीरीज़ में है, IPI डैश UPOG डैश PIG, ठीक है ना। तो ये आपका रीअकरिंग जो सीरीज़ होती है उसका ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे भरना है वो देख लेते हैं। अगर हम आप लिखें इसको, तो हम क्या करते हैं, दो दो के ग्रुप बना लेते हैं। IPI हमने थोड़ा सा ओपन, थोड़ा सा खुला करके हम इसको लिख लेते हैं। IPI डैश UPOG डैश PIG डैश POGI डैश डैश G। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, दो दो के ग्रुप बनाते हैं, तो हम दो दो के ग्रुप बनाते हैं। पहला ग्रुप ये हुआ, दूसरा ग्रुप ये हुआ, फिर अगला ग्रुप ये हुआ, फिर अगला ग्रुप ये हुआ, ठीक है, ये O है यहाँ पर। फिर इसके बाद अगला ग्रुप ये हुआ। हमने यहाँ पर दो दो के इसके ग्रुप बना दिए। इस तरीके से दो दो के हमने क्या करा, ग्रुप बना दिए। तो जब हम इसको फिल करेंगे, तो IP यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इस वाले ब्लैंक में देखें तो IG लिखा हुआ है, तो यहाँ पर IP है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, IG आ जाएगा। IPIG यहाँ पर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। UPOG फिर IPIG, UPOG फिर IPIG। तो इसका सही आंसर क्या होगा, GIUPI। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है, GIUPI। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, GIUPI इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास रिकरिंग जो सीरीज होती है वो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट सीरीज में इसमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 का गैप है, यहाँ पर देखें तो 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 8 का गैप है, देन 10 का गैप है, देन कितने का गैप होगा, 12 का गैप होगा, देन कितने गैप होगा, 14 का। और 54 में अगर हम 14 को ऐड करते हैं तो 68 आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 68, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 का गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये थे हमारे पास रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि कंप्यूटर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज। द सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर क्या होगा जो यूज़ किया जाता है टू क्रिएट द टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, जो जिसको टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट यूज़ करने के लिए, जो मतलब कि टेक्स्ट लिखने के लिए आपका यूज़ किया जाता है, तो वो आपको सबको पता है कि वो क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्ड प्रोसेस यानी कि जिसमें वर्ड फाइल, जिसमें हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी कंप्यूटर कनेक्ट्स टू एन इंटरनेट मस्ट हैव डिस्टिंक्ट। अगर हर कंप्यूटर, एवरी कंप्यूटर कनेक्ट टू एन इंटरनेट मस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट, उससे क्या होता है, हर कंप्यूटर क्या होता है, हर कंप्यूटर का अलग IP एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वो हर कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है, उसका हर कंप्यूटर क्या होगा, IP एड्रेस अलग होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच की शुड यू यूज टू आइडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट। तो विच की, कौन सी की यूज़ की जाती है, आप कौन सी की का यूज़ करोगे टू आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको, द फर्स्ट पैराग्राफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट। तो फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के लिए आप कौन सी की का यूज़ करते हो, ऑप्शन नंबर बी यानी कि टैब की का। जब आप टैब की बढ़ाते हो तो ऐसे आगे करके कर्सर आगे चला जाता है, तो टैब की का आप यूज़ करते हो टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कमांड इज यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क इन अ डॉस। विच कमांड इज यूज टू सेट अ नेम को सेट करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है इन अ DOS में। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लेबल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सी कमांड का यूज़ होता है, लेबल कमांड का यूज़ होता है टू सेट अ नेम, एक नेम को सेट करने के लिए टू अ डिस्क इन डॉस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ .exe का कॉमन नेम क्या है, या मीनिंग क्या है .exe का। तो .exe का जो नाम है वो है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो .exe का नाम है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे पास कंप्यूटर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ के, रीजनिंग के और जीके के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन पे, और प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम आपकी हेल्प करते रहें इसी तरह की और वीडियोस लाकर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।